डेली करंट अफेयर्स डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी और आज की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा, विज्ञान और राज्य से जुड़े सभी अपडेट कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी पॉइंट छूटा तो परीक्षा में नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 13 फरवरी ये तारीख दो बहुत ही कह सकते हैं अलग अलग वजहों से पहचानी जाती है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो हम सरोजिनी नायडू को याद करते हैं, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, और इसी दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और दूसरी तरफ इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी है। सही कहा, जो संचार का एक बहुत पुराना लेकिन आज भी बेहद जरूरी माध्यम है। और ये दोनों बातें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई सी लगती हैं। अच्छा, कैसे? सरोजिनी नायडू अपनी आवाज के लिए, अपनी कविताओं और अपने भाषणों के लिए जानी जाती थी। मतलब एक तरह से वो अपने समय की सबसे शक्तिशाली ब्रॉडकास्टर थी। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और रेडियो भी तो आवाज की ही ताकत का प्रतीक है। सरोजिनी नायडू का व्यक्तित्व सिर्फ पहली महिला राज्यपाल होने तक सीमित नहीं था। वो उस दौर में महिला अधिकारों की और राजनीतिक चेतना की एक बहुत बुलंद आवाज थी। बिल्कुल, उनका उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। हाँ, सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश। और रेडियो की बात करें, जिसकी घोषणा 2011 में यूनेस्को ने की थी। हाँ, तो आज के सोशल मीडिया और 5G के जमाने में क्या रेडियो की प्रासंगिकता सिर्फ आपदा के समय तक ही सीमित रह गई है? नहीं, ऐसा सोचना तो इसकी ताकत को कम आंकना होगा। यूनेस्को का मकसद यही बताना था कि रेडियो आज भी दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा पहुंच वाला माध्यम है। मतलब दूर दराज के इलाकों के लिए? बिल्कुल। सोचिए, जहां इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, वहां भी एक छोटा सा बैटरी वाला रेडियो जानकारी का एकमात्र स्रोत हो सकता है। ये सिर्फ आपदा संचार नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज को हर कोने तक पहुंचाने का भी एक जरिया है। सही बात है। और शायद इसी आवाज और प्रतीकों की दुनिया से जुड़ी एक और खबर भी है। हाँ, वो गृह मंत्रालय वाली। जी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर एक नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। अब आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम पहले और जनगण मन बाद में होगा। ये सिर्फ क्रम का बदलाव नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर एक स्पष्टता लाने की कोशिश है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब वंदे मातरम के सभी पूरे 6 अंतरे गाने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ शुरुआती कुछ पंक्तियां ही सुनते आए हैं। बिल्कुल। और पूरे गीत को गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। तो ये राष्ट्रगीत को उसके पूर्ण साहित्यिक और ऐतिहासिक स्वरूप में सम्मान देने का एक प्रयास है। तो एक तरफ प्रतीकों के जरिए एक रूपता लाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ प्रक्रियाओं को लेकर एक खींचतान हमें संसद में भी देखने को मिल रही है। आप लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही हैं? हाँ, विपक्षी दलों ने, इंडिया ब्लॉक ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ ये नोटिस दिया है। और यहाँ एग्जाम के लिहाज से संवैधानिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लाया गया है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी दांव-पेंच नहीं है। ये एक राजनीतिक संदेश देने का एक मजबूत तरीका है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। पर आपने प्रक्रिया की बात की, इसके लिए तो कुछ शर्तें भी होती होंगी, है ना? जैसे कितने सांसदों का समर्थन चाहिए? हाँ, इसमें 2 मुख्य बाधाएं हैं। पहली, प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले का नोटिस देना होता है। और दूसरी और सबसे बड़ी शर्त, इसे सदन में पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। 50 सांसद? जी। और अगर ये शर्तें पूरी हो भी जाती हैं तो भी मौजूदा संख्या बल को देखते हुए इस प्रस्ताव का पास होना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इस पूरी कवायद का मतलब क्या है? अगर प्रस्ताव गिरना लगभग तय है तो विपक्ष ऐसा करता क्यों है? इसका असली मकसद सरकार को घेरना और अपनी असहमति को आधिकारिक तौर पर संसद के रिकॉर्ड में दर्ज कराना होता है। ये एक तरह का राजनीतिक दबाव बनाने का टूल है। और ये मजेदार बात है कि भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा सिर्फ चौथी बार हो रहा है। अच्छा, सिर्फ चौथी बार? हाँ, जो दिखाता है कि ये एक असाधारण कदम है। चलिए अब देश की सामरिक शक्ति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर आते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 114 और राफेल लड़ाकू विमानों की डील को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये भारतीय वायुसेना की जरूरतों को दर्शाती है। हमारे पास पुराने हो रहे मिग और जगुआर विमानों का एक बड़ा बेड़ा है जिन्हें बदलने की जरूरत है। तो ये सौदा उस कमी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बिल्कुल, ये हमारी हवाई ताकत को एक बहुत बड़ी बढ़त देगा। लेकिन ये सिर्फ विमान खरीदने की बात नहीं है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और खबर स्कैल्प मिसाइल की भी है। एकदम सही। राफेल की असली ताकत उसके साथ आने वाले हथियार हैं और स्कैल्प मिसाइल उनमें से एक है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये बहुत नीचे उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बच सकती है और बंकर या मजबूत कमांड सेंटर जैसे ठिकानों को भी बहुत सटीकता से तबाह कर सकती है। तो विमान और मिसाइल का ये कॉम्बिनेशन एक डेडली पैकेज है। और इन सभी हथियारों और विमानों के तालमेल को परखने के लिए ही एक्सरसाइज वायु शक्ति जैसे अभ्यास किए जाते हैं। हाँ, वायु शक्ति 2026 जो 27 फरवरी को पोखरण रेंज जैसलमेर में होने वाला है, वो सिर्फ एक एयर शो नहीं है। ये एक युद्धाभ्यास है, एक बहुत ही जटिल युद्धाभ्यास है, जहां राफेल, स्वदेशी तेजस, सुखोई 30 और प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स एक साथ मिलकर एक नकली युद्ध की स्थिति में ऑपरेशन करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी वायुसेना असल लड़ाई के लिए कितनी तैयार है। ये तो हुई सैन्य ताकत की बात, लेकिन आज के दौर में देश की ताकत उसकी कूटनीति और आर्थिक मदद करने की क्षमता से भी मापी जाती है। बिल्कुल। भारत ने सेशल्स को $175 मिलियन का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। और ये हिंद महासागर में भारत की सागर नीति का एक सीधा उदाहरण है। सेशल्स रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है, तो उसे आर्थिक मदद देकर भारत न सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभा रहा है, बल्कि क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित कर रहा है। और इसी तरह की एक और मदद असम को मिली है, एशियाई विकास बैंक से। हाँ, एडीबी ने असम को $182 मिलियन दिए हैं, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। ये पैसा ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने और उसके प्रबंधन के लिए है। मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब सिर्फ गरीबी मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए भी मदद दे रही हैं। चलिए अब देश के अंदर आते हैं, जहां किसानों से जुड़ी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है और इसका जमीनी मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना है। कैसे? देखिए, भारत में हर साल लाखों टन अनाज सही भंडारण न होने की वजह से खराब हो जाता है। इस योजना के तहत सरकार गांव-गांव में सहकारी समितियों यानी पैक्स के स्तर पर गोदाम बना रही है। अच्छा, तो इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। जी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं। ये जो पैक्स हैं, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये गांव की सबसे बुनियादी समितियां हैं, जिनका काम अब तक सिर्फ कर्ज देना होता था। हाँ, पर अब सरकार इन्हें मिनी गोदाम और प्रोसेसिंग सेंटर बना रही है। इससे किसान अपनी फसल कटने के तुरंत बाद उसे औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। वो उसे अपने गांव के ही गोदाम में रखकर सही समय पर बेच सकेगा। बिल्कुल, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। और इसी तरह INCOS हैदराबाद ने भी कुछ नए डिजिटल टूल लॉन्च किए हैं। हाँ, और वो सीधे आम लोगों, खासकर मछुआरों के काम आने वाले हैं। जैसे समुद्रा 2.0 ऐप है, जो उन्हें मछली पकड़ने के लिए बेहतर जगहों की जानकारी देता है, या SIVAS जो बाढ़ की चेतावनी देता है। चलिए अब आखिर में एक नज़र राज्यों से जुड़ी कुछ चुनिंदा खबरों पर डाल लेते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और ये राज्य हीरा, तांबा और मैंगनीज उत्पादन में भी अग्रणी है। और महाराष्ट्र के मुंबई में एक अनोखा म्यूजिक रोड बनाया गया है। हाँ, ये कोस्टल रोड का एक ऐसा हिस्सा है जहां एक तय स्पीड पर गाड़ी चलाने से टायरों के घर्षण से जय हो गाने की धुन सुनाई देती है। मतलब अगर आप गलत स्पीड पर हैं तो शायद आपको एक बेसुरा गाना सुनना पड़ेगा। ये ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है, कह सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2 चल रहा है, जिसमें 3200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। और दिल्ली में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और लखपति बिटिया योजना जैसी सामाजिक योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों की ओर बढ़ते हैं जो भारत के भविष्य की तस्वीर दिखाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में क्या हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक अच्छी खबर है। भारत का जो डॉक्टर जनसंख्या अनुपात है, वो सुधरकर अब 1.811 हो गया है। और यह WHO के मानक से बेहतर है, जो 1.1000 का है। जी,
लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है। ये आंकड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये तस्वीर पूरे देश की है, या ये एक औसत है जो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की गहरी खाई को छिपा रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। शहरों में डॉक्टरों की भरमार है, लेकिन गांवों में स्थिति अभी भी वैसी नहीं है। तो ये आंकड़ा एक सकारात्मक संकेत है, पर अभी काम बहुत बाकी है। और तकनीक की बात करें तो सत्या पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाँ, STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल। इसे ऐसे समझिए कि भारत में बिकने वाले किसी भी IT प्रोडक्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर, उसकी गुणवत्ता की जांच और सर्टिफिकेशन की एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये पोर्टल उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा। आसान, ऑनलाइन और पारदर्शी। इससे कंपनियों को भी आसानी होगी और उत्पादों की गुणवत्ता पर निगरानी रखना भी आसान होगा। अब कुछ ऐसी खबरें जो इनोवेशन से जुड़ी हैं। 17 साल के आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होता है? ये एक बहुत ही रोमांचक कॉन्सेप्ट है। अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर ही ऐसी जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है जहां के हालात अंतरिक्ष, चांद या मंगल जैसे हों। अच्छा, तो आदित्य ने ये ट्रेनिंग कहाँ पूरी की? उन्होंने गुजरात के कच्छ में धोलावीरा के नमक के रेगिस्तान में ये ट्रेनिंग पूरी की है। वहां का वीरान और मुश्किल इलाका चांद की सतह जैसा अनुभव देता है। ये तो कमाल है। और पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक अच्छी खबर है। लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। ये एक शानदार उपलब्धि है। लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये पर्यावरण के अनुकूल इमारतों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इस रैंकिंग में चीन के बाद भारत का दूसरे नंबर पर होना ये दिखाता है कि भारत में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को लेकर गंभीरता बढ़ रही है। और पुरस्कारों की दुनिया में भी भारत के लिए एक बड़ी खबर है। 2025 का रमन मैगसेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, भारत की एक NGO एजुकेट गर्ल्स को मिला है। ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये सम्मान पाने वाला ये पहला भारतीय NGO है। सफीना हुसैन द्वारा स्थापित ये संगठन उन लाखों लड़कियों को स्कूल वापस लाने का काम करता है जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान। बिल्कुल। और आखिर में विश्व भूषण हरिचंदन की 2 नई पुस्तकें भी लॉन्च हुई हैं। एक उड़िया में ई मट्टी कथा कहे और एक अंग्रेजी में बख्शी जगबंधु। तो आज हमने देखा कि कैसे संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रगीत का एक नया प्रोटोकॉल और सेशल्स को दी गई आर्थिक मदद, ये सभी अलग अलग खबरें एक बड़े कैनवस पर भारत की बदलती तस्वीर को दिखाती हैं। बिल्कुल, हर खबर एक दूसरे से जुड़ी है। कि इन सभी खबरों में से कौन सी खबर आज से 5 साल बाद भी हमारे लिए मायने रखेगी? शायद वो अनाज भंडारण योजना या फिर वो ग्रीन बिल्डिंग्स, ये देखना दिलचस्प होगा। ये थी 13 फरवरी 2026 की संपूर्ण करंट अफेयर्स। डेली अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें और वीडियो शेयर जरूर करें। याद रखिए, रोज की तैयारी ही सफलता की कुंजी है।